चश्मे से भी इस तस्वीर को देखना चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं। जी सर। ये सभी को प्रणाम, नमस्कार। अभी विनय सर थे सोना के बारे में कह रहे थे कि बहुत गाढ़े वक्त में लोग निकालते हैं। अब इससे ज्यादा गाढ़ा वक्त और क्या आएगा? इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि यह गाढ़े वक्त का लक्षण भी है और परिणाम भी है। तो उन्होंने फ्रीडमैन की चर्चा की, जो थॉमस एल फ्रीडमैन है, जिन्होंने किताब लिखी द वर्ल्ड इज फ्लैट, जिन्होंने विश्व को सपाट बताया। यानी कि जो वैज्ञानिक अप्रोच था उसने, जाहिर है कि उन्होंने अर्थशास्त्र या आर्थिक कारोबार के हिसाब से बताया। खालिद साहब जो बता रहे थे स्टेट वेलफेयर, स्टेट की बात बोल रहे थे, उसमें पब्लिक शब्द जो छिपा हुआ था वो पब्लिक शब्द खत्म हो हट गया है। और वह तब हुआ था जब सोवियत संघ की पृष्ठभूमि थी, और सोवियत संघ की पृष्ठभूमि की जरूरत ही नहीं इसको पैदा किया था ताकि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट सामने आए और डेमोक्रेटिक सेटअप के प्रति लोगों की आस्था रहे और ये कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेटिक के प्रति लोगों की आस्था रहे। इसमें तो ये होना ही था। जिस कहानी की चर्चा और सज्जित रे की फिल्म की चर्चा पारक साहब कर रहे थे, रविंद्र पारक बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, जो चर्चा कर रहे थे, वो 1924 की कहानी उन्होंने कहा, 1924 की कहानी, और उस पर फिल्म बनी है 1975 में। कितने दिनों के बाद वो फिल्म बनी, तब जाकर के उस कहानी की प्रासंगिकता अगर आई तो उसकी ऐतिहासिकता को भी समझना होगा। आज जिसकी बात हम और आप कर रहे हैं, कॉर्पोरेट रियासत या कॉर्पोरेट बात की, इसकी जड़ तो जो इटली के ये थे, मुसोलिनी थे, उनके दर्शन में इसका है, जिसको उन्होंने थर्ड वे कहा था। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को हटा करके इसको उन्होंने थर्ड वे कहा था, और ये 1922 में कहा था। तब ना आरएसएस का जन्म हुआ था और ना भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का जन्म हुआ था। तो 1922 में थर्ड वे की बात उन्होंने कही थी, और कॉर्पोरेट स्टेट की कल्पना उन्होंने की थी कि उनके यहाँ उसका, जिसका अर्थशास्त्र में, आर्थिक रास्ते में जिसका फांसीवादी के रूप में विकास होता है। तो 1922 में जो उन्होंने किया था, जो 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री जो आज दे रहे हैं, उसका संबंध निश्चित रूप से उससे है। इनका दार्शनिक संबंध उससे है, कॉर्पोरेट इससे, स्टेट से। देखिए, हमारे यहाँ आजादी के समय में जो किया गया था, हम लोगों ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी, सहकारी संघवाद की बात की थी, और उसके बाद जब एलपीजी आया तो उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बदल दिया। अब जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था उसका मतलब ये होता था कि संघ और जो हमारे जो राज्य सरकारें हैं, ये आपस में सहकारिता, सहयोगात्मक भूमिका में रहेंगे, और केंद्र सरकार जो है सो उनमें संतुलन बना के रखेगा। हमारे जो संसाधन है वो संसाधन काफी बिखरे हुए हैं, कुछ यहाँ है कुछ वहां है, तो हम एक दूसरे की अनुपूरकताओं में हमारा विकास होगा और हमारे विकास में एक संतुलन का साम्राज्य होगा। तो जिन्होंने उस शुरू में ये शुरू किया था उस संतुलन के लिए, और जिन राज्यों ने बलिदान दिया था, आज वे आर्थिक विकास के पायदान पर सबसे पिछड़ गए। जो आजादी के समय में जिन राज्यों का, मैं थोड़ी दूसरी बात कह रहा हूं सर, इसमें थोड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, जिन राज्यों का दोहन हुआ, दोहन कह लिया, जो भी कहिए, आर्थिक संतुलन के नाम पर और संस्थागत संतुलन के नाम, संसाधनिक इंफ्रास्ट्रक्चरल बैलेंसेस के नाम पर जिनका हुआ था, वे आर्थिक विकास में वे पिछड़ते चले गए। इस सच को तो स्वीकार करना होगा। और फिर जब दूसरा समय आया कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, क्योंकि उसमें में केंद्र सरकार ने एक अच्छी भूमिका निभाई थी कि सब राज्यों के पास सब कुछ नहीं है, तो मिलजुल करके इसका विकास करना चाहिए। हम एक दूसरे की अनुपूरकताओं में सप्लीमेंट्री अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट हमारी होगी, और हम अपने आप में बहुत बड़े देश थे, तो ये किया गया। लेकिन जैसे इमरजेंसी की चर्चा, जिसके बाद सत्यजीत राय की यह फिल्म आई, उस दौर की बात जब कर रहे थे, 1975 तक आते आते ये मामला पूरी तरह से ढह गया, और इसके ढहने में बहुत सारी चीजें काम करती रही। अंतिम आवाज आई थी गरीबी हटाओ, और उस आवाज का जो फॉलो अप हुआ वह सफल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ, यह है, यहाँ पर जवहरीमल पारक साहब और खालिद साहब को भी मैं उनसे भी सहमति चाहूंगा
कि उस समय जो हमारा ये था फेडरलिज्म था, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, और यही वह दौर है 1975 का कि उन तमाम राज्यों में कोऑपरेटिव फेल करते चले गए जिनका संसाधनिक संपन्नताओं का इस्तेमाल देश के विकास के लिए हुआ था। और अगर नाम ही लेना हो तो मैं बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूं, जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरी तरह से फेल कर गया, और गुजरात और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट आगे आया। तो ये इसके रिलेशन को समझना होगा। जैसे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेल हुआ 1975 के बाद, नए वातावरण बने और सोवियत संघ के शहादत कहिए, पतन कहिए, जो कहना हो कह लीजिए, सोवियत संघ के जाने के बाद जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमारे यहाँ भी शुरू हुआ। प्रतिस्पर्धी मतलब कॉपरेशन से हम कंपटीशन में चले गए। और रोजा लग्जमबर्ग वगैरह वगैरह की बात छोड़िए, उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आया तो इसमें हमारे पास राज्यों के बीच में आपस में हमने प्रतियोगिताएं करवा दी, और उन राज्यों के बीच में प्रतियोगिताओं करवाने के बाद जो केंद्र की जो भूमिका होनी चाहिए थी वह निष्पक्ष और पक्षपाती नहीं होकर के संतुलनकारी मार्गदर्शक होना चाहिए था। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों में संतुलन कायम करना चाहिए था। केंद्र ने वह नहीं किया, उसका झुकाव कुछ राज्यों की तरफ होता चला गया। और इसके बाद जब कॉपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी लगभग अब बदल चुका है, और जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो हमारा आज का मुख्य विषय है, और वह है कॉर्पोरेट स्टेट, जो कॉर्पोरेटिज्म है। असल में कॉर्पोरेटवाद जो है या और कुछ नहीं, क्रोनिक कैपिटलिज्म का डेवलप्ड रूप है, और ये घुसपैठिया पूंजीवाद है। ये घुसपैठिया पूंजीवाद है। 10-15 सेकंड से रहो। ये घुसपैठिया पूंजीवाद है, और घुसपैठिया पूंजीवाद में इसको अंग्रेजी में हम डीप स्टेट कहते हैं। ये चुनी हुई सरकार को संचालित ये कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है, उनके हितों की रक्षा हो रही है, और वही संचालित कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, ये उसमें घुस गया, और इसका संबंध सीधा सीधा फासीवाद से है, मुसोलिनी से है, इटली के उस राजनीतिक सिद्धांत से है। इस बात को हमको समझना होगा। जब उसको हम वहां से जोड़ेंगे तब देखेंगे कि इनका ये कोई नया विकास नहीं है। जिस पोस्ट मॉडर्निज्म की बात बोलते हैं, ये असल में पास्ट मॉडर्निज्म है या प्री मॉडर्निज्म का सिचुएशन है, और उसमें आज की ये स्थिति है। तो ये अपने आप में एक्सटेंडेड स्टेट है। और हमारी सरकारों ने, अगर 30 सेकंड और दें तो, हमारी सरकारों ने भी ये काम किया था। हमारे यहाँ जितनी कंपनियां हैं वो एक स्टेट है। मान लीजिए कि हमारे जो रेलवे हैं उसके एम्प्लॉय को दूसरी सुविधा है। रेलवे इज आल्सो बिहेविंग लाइक ए स्टेट, बैंक इज आल्सो बिहेविंग लाइक ए स्टेट, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इटसेल्फ इज ए स्टेट। तो उनकी सुविधाएं अलग अलग है। तो आप कहाँ नौकरी करते हैं, इससे आपकी नागरिक सुविधाओं को अवेल करने की आपकी स्थिति थी। ठीक ही बोल रहे थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देना चाहिए था, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें समय लगता है। इसलिए तब तक एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी की बात की गई थी कि उनको एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ाई जाए जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। लेकिन बाद में सरकार ने क्या क्या लाभार्थी योजना लाया। वेलफेयर का विकल्प लाभार्थी नहीं हो सकता है, वेलफेयर का विकल्प बेनिफिशियरी नहीं हो सकता है। तो इन्होंने उसको लाया, और अब इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम उसी के दास होकर चले गए, और हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के सारे प्रोग्राम, चाहे ट्राइसम हो या दूसरे जितने भी थे, सब खत्म कर दिए गए। और सिर्फ अब हमारे उपदान पर, सब्सिडाइज पर, उस पर 5 किलो अनाज पर हम टिके हुए हैं, और ये लाभार्थी योजना में बदल गया। सिर्फ एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये